आज मेरी शादी थी। मैं दुल्हन बन बैठी हुई थी। मैं तो पहले से ही खूबसूरत थी, पर आज के दिन और खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने लोग आए थे वो सभी मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, पर मैं बहुत दुखी और उदास भी थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये क्या गलत हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वो मुझे अपनी भाभी समझता था, मेरे आगे पीछे भाभी कहकर घूमता फिरता था, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। हे भगवान, मैं समीर का सामना कैसे कर सकती थी। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई यही सब सोच रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर कमरे में आ गया था। समीर को अपने कमरे में आता हुआ देख मैं अपने आप में ही सिमट गई, मानो मेरा और समीर का सामना पहली बार हो रहा है। जिस देवर को मैं चिढ़ाते हुए नहीं थकती थी, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। समीर अंदर आकर मेरे पास बैठा। समीर को अपने पास बैठा हुआ देख मेरे पूरे बदन में करंट सा लग गया था। समीर मेरे पास बैठते हुए बोला, साक्षी। आज तक वो मुझे भाभी कहकर बुलाता था, पर आज उसने मेरा नाम से मुझे बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे समीर से घिन सी आने लगी थी। मैंने बाथरूम का बहाना बनाया और वॉशरूम जाने लगी। तभी समीर ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, सुनो साक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने गुस्से में समीर से कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। समीर ने कहा, नहीं साक्षी, मैं कमरे से निकल जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पर मुझे समीर की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी शादी समीर से जबरदस्ती करवाई गई थी। समीर अफसोस भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और कुछ देर बाद कमरे से निकल गया। मेरी पहली शादी मेरे पति नीरज के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी और नीरज की लव मैरिज थी और नीरज मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे ऊपर जान छिड़कते थे। जितना प्यार नीरज मुझसे करते थे, उसका कई गुना प्यार मैं उनसे करती थी। जब मैं नीरज की दुल्हन बन इस घर में आई तो साथ में मेरे सास ससुर और मेरे छोटे देवर समीर, हम सब एक साथ इसी घर में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती और मेरा देवर समीर तो मेरे लाडला था। मायके में मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं समीर को देवर होने के साथ साथ अपना भाई भी मानती थी। समीर अभी कॉलेज में पढ़ाई करता था। वो घर आकर मुझसे अपने कॉलेज की सारी बातें शेयर करते। वे मेरे देवर होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी थे। मैं उनसे मजाक मजाक में हर वक्त कहती कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कराऊंगी। इस बात पर समीर कहते, भाभी आप मेरी भाभी हो और भाभी होने के साथ साथ मेरे घर की बड़ी बहू भी हो, इसलिए आपका फैसला सर आंखों पर। आप मेरी शादी जहां पर कराओगी, मैं हंसी खुशी उस लड़की से शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, समीर अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और मेरे सास ससुर हॉल में टीवी देख रहे थे। मेरे पति नीरज किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं किचन में ही गिरकर बेहोश हो गई। किचन में कुछ गिरने की आवाज सुनकर समीर दौड़ते हुए किचन में आए और मेरे ऊपर पानी का छींटा मारने लगे। मैं थोड़ी होश में तो आई, फिर भी मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे चक्कर से आ रहे थे। समीर ने जल्दी से नीरज के पास फोन किया और अपने मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर को भी बुलाया और ये बात बताई। नीरज मेरी बेहोशी की खबर सुनकर जल्दी से घर आ गए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं तो मां बनने वाली थी। घर में बहुत खुशी का माहौल था। नीरज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और साथ में समीर भी चाचा बनने की खुशी मना रहे थे। मैं जब हॉस्पिटल से घर आई तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरे घर में बहू का पहला बच्चा मायके में पैदा होता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन बाद अपने मायके जाना होगा। इस बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, ये खबर मैं अपने मम्मी पापा को भिजवा दूंगी। वो ये बात सुनते ही मुझे लेने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद जब मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला था तो मैं अपने मायके चली गई। मैं अपने मायके में इकलौती होने की वजह से अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली भी थी। इस स्थिति में मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती। कभी कभी मेरे पति नीरज और समीर मुझसे मिलने आ जाया करते थे। एक दिन की बात है, मेरा देवर समीर मुझसे मिलने आए थे। उसी वक्त मेरे पड़ोस की एक मेरी सहेली मुझसे मिलने आई हुई थी, जिसका नाम था श्वेता। वो बहुत अच्छी थी। मैंने श्वेता के बारे में पहले भी समीर से मजाक मजाक में बताया था और मेरे पास श्वेता की कुछ फोटो भी थी जो मैंने समीर को पहले भी दिखाई थी। समीर श्वेता को देखते ही पहचान गया और मन मन मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ इशारा करके पूछा कि भाभी, यही वो लड़की है श्वेता जिसकी फोटो आप मुझे दिखाती थी। मैंने भी धीरे से इशारे में उसे हाँ में समझा दिया कि हाँ वही है श्वेता, दिखने में सुंदर थी। समीर धीरे धीरे श्वेता से बात करने लगा।
मैं भी समीर का साथ देते हुए श्वेता और समीर दोनों का परिचय आपस में करवा दिया। कुछ देर बाद समीर घर चला गया और श्वेता भी अपने घर चली गई। पर शायद उस दिन से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब भी श्वेता मेरे घर आती वो समीर के बारे में पूछती। उस दिन से समीर का भी मेरे मायके में आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। एक दिन समीर ने मुझसे बातों ही बातों में कह दिया कि भाभी, आप कहती थी ना कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके में कराऊंगी, तो मुझे आपकी सहेली श्वेता पसंद है। मैंने समीर से मजाक में कहा, ठीक है, पहले मेरा बच्चा तो हो जाने दो, तब मैं तुम दोनों की शादी की बात करूंगी। कुछ दिन बाद मेरी डिलीवरी की डेट आ गई और मुझे बेटा हुआ। घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति नीरज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद मैं ससुराल आई और ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। समीर तो अपने भतीजे से इतना प्यार करता कि उसका ज्यादातर टाइम मेरे बेटे शिवांश के साथ ही गुजरता, क्योंकि नीरज का ज्यादातर टाइम काम के सिलसिले में बाहर ही गुजरता था और वो जब थक हार कर घर आते तो शिवांश सो चुका होता था। इसलिए शिवांश अपने चाचा समीर के साथ ज्यादा ही क्लोज था। शिवांश जब धीरे धीरे 1 साल का हो गया, घर के कामों में और शिवांश को संभालने में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि समीर से किया हुआ वादा भी अब तक भूल चुकी थी। एक दिन समीर ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल रहे हो। मैंने कहा, क्या? तभी वहां पर अचानक नीरज आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में मुझे किसी काम से दुबई जाना होगा। मुझे अपने पति नीरज का दुबई जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जरूर जाना भी जरूरी था। अगले हफ्ते नीरज दुबई चले गए। मैं बहुत दुखी थी। शायद इसलिए समीर अपनी बात मुझसे बता नहीं पाया कि वो मुझे क्या याद दिलाने वाला था, और मैं भी भूल गई थी। नीरज दुबई पहुंचते ही मुझे फोन किए और बोले, मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में नीरज और मेरी फोन पर बातें हो जाती थी। पर अचानक एक ऐसी न्यूज आई जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। न्यूज यही थी कि नीरज जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने नीरज के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में दुबई भेजा था। पर दुबई जाने के बाद वहां कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव से आग लग गई और वो सारे लोग मर गए, जिनमें नीरज भी थे। ये न्यूज सुनने के बाद तो मानो घर में एक कोहराम सा मच गया। सभी बहुत रो रहे थे। मैं तो सुन पड़ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं रोना चाहती थी, पर मेरा पूरा शरीर पत्थर सा हो चुका था। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि नीरज अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं ये पागल ना हो जाए। कुछ औरतें मिलकर मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति नीरज अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। और वो लोग मुझे रुलाने की भी कोशिश कर रहे थे, पर आस पड़ोस की सभी औरतों की कोशिशें नाकाम रह गई। मैं पत्थर की पत्थर ही बनी रही, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नीरज अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर ये सच था, नीरज अब इस दुनिया में नहीं थे। मुझे इस हालत में देख समीर मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना होगा कि भैया हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। समीर ने जब मुझे यकीन दिलाया, उसके बाद मैं इतना तेज चीखी और चिल्लाई और खूब रोई। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा सब कुछ लुट चुका था, अब सब खत्म हो चुका था। मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। मैंने रोते रोते कहा भी था कि अब मुझे नहीं जीना। लोगों ने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, ऐसा नहीं बोलो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है, उसका मुंह देखकर तुम्हें जीना ही होगा। कुछ दिन बाद नीरज का अंतिम संस्कार हो गया। नीरज के अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद ही मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरे सास ससुर से कहा, साक्षी अब यहाँ रहकर क्या करेगी, क्या आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा कि नहीं, हम साक्षी को आपके घर नहीं जाने देंगे। साक्षी हमारे बेटी समान है, हमारे घर में ही रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, साक्षी यहाँ पर रहकर करेगी भी क्या, अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा, क्या वो दूसरों के घर जाएगा। उन लोगों की ये बातें सुन मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी और ये मन ही मन साथ में सोच भी रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं। मैं तो दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि नीरज के सिवा किसी और को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकती।
अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी मेरे सास ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा, आप लोगों से ज्यादा फिक्र हमें है साक्षी की। हमने पहले ही साक्षी के बारे में कुछ सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि क्या। मेरे सास ससुर ने कहा कि हम साक्षी की शादी अपने छोटे बेटे समीर से करवाना चाहते हैं। सभी मेरी जिंदगी का फैसला खुद ही कर रहे थे। किसी ने मुझसे एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की। मेरी समीर से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था, आप लोग जैसा सोचें। हमें तो ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले साक्षी के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी सी हो चुकी थी और मैं सामने आई और बोली कि नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी की किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी दूसरी की शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मैं तो उनका आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और कहा मैंने कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। तभी मेरे ससुर जी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम शिवांश के बिना नहीं रह पाएंगे। ये मेरे बेटे विवेक की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा शिवांश हम सब से दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू समीर से शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन समीर से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही समीर से इस बारे में बात कर ली थी। शायद समीर मेरे से शादी करने को तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। कुछ दिन बाद मेरी और समीर की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद समीर मुझसे बात करने की वजह तलाश करता, पर मैं थी कि उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैं उसे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एक रात मैं अपने बेटे शिवांश को लेकर अपने कमरे में सोने गई और तभी अचानक समीर वहां आ गया। वो मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, साक्षी, मेरी और तुम्हारी शादी बस एक मजबूरी है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, बस मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम मेरे बारे में अपनी राय गलत मत बनाओ। जैसे तुम्हें शादी करने को मजबूर किया गया था, वैसे ही मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने मजबूर किया। और वैसे भी तुम मेरे घर की इज्जत हो, मैं तुम्हें किसी और के हाथों नहीं सौंप सकता। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी दूसरी शादी करने की जिद पकड़े हुए थे, और शिवांश के बिना तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाता। इसलिए मजबूरी में आकर मैंने तुमसे शादी करने की हामी भर दी। समीर के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे समीर के ऊपर तरस सा आने लगा था। मैंने समीर से कहा, समीर, मेरी शादी तुमसे हुई जरूर है, पर मैं तुम्हें अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुमसे कुछ वक्त चाहिए। अचानक समीर के मुंह से निकल गया, ठीक है भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैंने हंसकर कहा, भाभी नहीं साक्षी। मुझसे बात करने के बाद उस दिन शायद समीर ने एक गहरी सांस ली थी और वो मेरे कमरे से चला गया। वक्त गुजर रहा था। ऐसे ही करते करते हमारी शादी को 8 से 10 महीने गुजर गए, पर समीर ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरा भी तो उसके प्रति कोई फर्ज था। आखिर मैं उसकी पत्नी जो बन चुकी थी। मैं इसी आनंद फानंद में थी कि कैसे मैं समीर को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करूं। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। सभी डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। मैं सबको खाना परोस ही रही थी कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने गई और जो मैंने देखा, मैं तो हक्की बक्की सी रह गई। मेरे सामने नीरज खड़े थे। मैं नीरज को देखते ही रोते हुए उनके गले लग गई और कहने लगी कि आप कहाँ चले गए थे, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। नीरज ने बताया कि जब कंपनी में आग लगी तो हम 2 लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल लिए। वो आग अपने से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जब हम वहां से भाग रहे थे, उन्हीं लोगों ने हमें पकड़कर बंदी बना लिया और बंदी बनाकर वो लोग अपने किसी अड्डे पर हमें ले गए और वहां पर हमसे वो ढेर सारा काम करवाते। पर उन्हीं में से एक आदमी था, शायद उसको हम लोगों पर दया आ गई थी और उसने हमें वहां से भगा दिया। हम वहां से भाग तो आए थे, पर हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम इधर उधर करके किसी तरह अपना दिन काट रहे थे। तभी हमें वहां पर एक इंडिया का आदमी मिला। हमने उससे मदद मांगी और वो आदमी हमारी मदद करना तो नहीं चाहता था, पर हमने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। फिर उसने कहा कि हम फ्री में तुम दोनों की मदद नहीं कर सकते, तुम दोनों को हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हमने उसके बताए मुताबिक बहुत सारा काम किया और वो कुछ दिन बाद हमारा टिकट करवाकर हमें इंडिया भेज दिया।
मैं अपने पति नीरज के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हुई कि चाहे किसी भी तरह से उनकी जान बच गई, पर हमारे अंदर एक बात भी खटक रही थी। मेरे सास ससुर भी अपने बेटे नीरज को देखकर बहुत खुश हुए, पर उनके अंदर भी कुछ खटक सा रहा था। किस्मत भी हमारे साथ ना जाने क्या क्या खेलती है। हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी आज बर्बाद हो गई। घर में सभी इसी सोच विचार में थे कि आखिर नीरज को सच्चाई कैसे बताई जाए। मैंने नीरज को भी खाना परोसा। खाना खाने की कुछ देर बाद नीरज कमरे में आराम करने चले गए। समय देखकर मैंने रोते हुए ये सारी बात नीरज को बता दी। वो मुझे चुप कराते हुए कहने लगे, साक्षी चुप रहो, मुझे पता है कि तुम सच बोल रही हो, इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर बस हमारी किस्मत का है। पर अब रोने धोने से अच्छा है कि इस रिश्ते को एक सही नाम दिया जाए, समीर की दूसरी शादी करवा दी जाए, और तुम तो पहले से ही मेरी पत्नी हो। नीरज की बातें सुनकर मैं उनके गले लग गई और कहने लगी कि नीरज, मुझे पता है कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप, इसलिए मैं समीर से शादी नहीं करना चाहती थी। पर हमारी और समीर की शादी जब हो गई तो मैंने समीर से कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि मैं समीर को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। नीरज ने कहा, जाने दो साक्षी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम पर और समीर पर पूरा विश्वास है, पर अब ये चिंता करो कि समीर की शादी किससे की जाए। नीरज के मुंह से ये बातें सुनते ही मैंने तुरंत श्वेता के पास फोन किया, पर श्वेता मेरा फोन उठा नहीं रही थी, क्योंकि श्वेता समीर से दिल से प्यार करती थी और मेरी जब से समीर से शादी हुई थी श्वेता मुझसे नफरत करने लगी थी। पर यह बात भी मुझे पता थी कि श्वेता ने अभी तक शादी नहीं की थी। अगले दिन हमारा पूरा परिवार मेरे मायके गया। समीर आज बहुत खुश था क्योंकि उसका प्यार श्वेता थी। मुझसे शादी तो उसने मजबूरी में की थी। श्वेता को मैंने घर बुलाया और जब वो घर आई तो नीरज को देखकर शॉक हो गई। मैंने श्वेता को समझाते हुए सारी बातें बताई। श्वेता बहुत खुश हुई और वो समीर से शादी करने को तैयार भी हो गई और कुछ दिन बाद समीर और श्वेता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अब हमारा परिवार एक संपूर्ण परिवार बन चुका है। हम अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता, जैसे कि साक्षी और नीरज का प्यार। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।